पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया है। आनंद मोहन को दोपहर बाद 1 बजे रिहा किया जाना था, लेकिन भीड़ के अंदेशे की वजह से उन्हें तय वक्त से पहले ही रिहा कर दिया गया। सुबह 4:30 बजे जेल से रिहा किया गया। आनंद मोहन की रिहाई के मौके पर उनके स्वागत के लिए सहरसा में पोस्टर लगाए गए थे। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी तरफ हम बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली, दिवाली, दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया। इससे पहले बुधवार को जेल जाने से पहले आनंद मोहन ने मीडिया से बात की थी और ये कहा कि जेल से बाहर आने के बाद रिहाई पर सवाल उठाने वाले लोगों को जवाब देंगे। नहीं कहना चाहेंगे, निकल के बोले, सब सियासी माने का जवाब दिया जाएगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जहां एक और आनंद मोहन के समर्थक रिहाई से काफी खुश हैं। समर्थकों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी तरफ उसकी रिहाई का भारी विरोध भी किया जा रहा है। बिहार में पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का मामला सियासत के रास्ते पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। रिहाई के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। दलित संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राज्य प्रभारी अमर ज्योति ने याचिका दायर की है। इससे पहले आनंद मोहन की रिहाई पर भी आईएएस एसोसिएशन ने सवाल उठाया था। आईएएस एसोसिएशन ने कहा था कि जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजा काट रहे हत्यारे की रिहाई के लिए कानून में बदलाव करना और रिहाई का आदेश देना उन्हें इंसाफ से वंचित करने जैसा है। बिहार सरकार का ये फैसला व्यवस्था को कमजोर बनाने का काम करता है। ये न्याय प्रशासन का मजाक उड़ाने के साथ एक लोक सेवक के मनोबल को कमजोर करने वाला है। तो बिहार में सियासत तेज है और बिहार में ही आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अपराधियों को जेल से रिहा करने का काम कर रहे हैं। बिहार में जेल नियमों में हुए बदलाव के बाद रिहा हुए आनंद मोहन को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आनंद मोहन की रिहाई पर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार आनंद मोहन की रिहाई के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को रिहा कर रही है। न्यायालय का काम न्यायालय को करने देना चाहिए। आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। तो वहीं मारे गए जिला कलेक्टर के परिवार का कहना है कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और जी कृष्णैया को न्याय दिलाएंगे। डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा। वहीं आरजेडी के नेता सरकार के इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग बेवजह हाय तौबा मचा रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाय तौबा मचाने की जरूरत है। उमेशपाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लखनऊ से पुलिस ने उसके करीबी आतिन जफर को पकड़ा है और आतिन की निशानदेही के आधार पर ही पुलिस के हाथ असद का मोबाइल लगा है। अब असद के मोबाइल से मर्डर के कई बड़े राज खुल सकते हैं। प्रयागराज माफिया अतीक के बेटों व गुर्गों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अतीक अहमद के बेटे उमर, अली और गुर्गे असाद, कालिया, एहतेशाम, नुसरत और अजय के खिलाफ मुकदमा हुआ है। ये मुकदमा अतीक के ही करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने खुलदाबाद पुलिस में दर्ज कराया है। मोहम्मद मुस्लिम ने आरोप लगाया है कि अतीक के बेटों के इशारे पर गुर्गों ने उससे रंगदारी मांगी है। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में लखनऊ से हिरासत में लिए गए आतिन जफर ने बड़ा खुलासा किया है। आतिन जफर ने बताया है कि उमेश की हत्या के बाद असद ने उसे फोन करके उसका मोबाइल फोन छिपाने के लिए कहा था। पुलिस ने आतिन की निशानदेही पर असद का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में नाम बदलकर छुपा रहा। आयुष चौधरी के नाम से गुड्डू मुस्लिम ओडिशा में रहा था। गुड्डू मुस्लिम पहले भी लखनऊ में आयुष चौधरी का नाम बताकर खुद को बचाता रहा है।
अतीक अहमद के ससुर के घर छापेमारी हुई और इस दौरान एक डायरी और आधार कार्ड बरामद हुआ है। सूत्रों के अनुसार इस डायरी में अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम शामिल हैं। डायरी में उन फर्जी कंपनियों के भी नाम हैं जिनके सहारे अतीक ने पूरा साम्राज्य खड़ा किया। देखिए वहां से ग्राउंड रिपोर्ट। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में अतीक के ससुर के घर पर पुलिस की टीम ने इसी बक्से से डायरी जो है वो बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो अतीक के जानने वाले हैं, करीबी हैं या जो उसके रियल एस्टेट से जुड़े लोग थे, उनकी पूरी जानकारी जो है वो उन डायरियों में दर्ज थी। ऐसे में इन डायरियों को यहाँ से बरामद किया गया है। इस बक्से में वो डायरियाँ थीं जिनको यहाँ से बरामद किया गया है और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में ये जो डायरियाँ हैं ये कई तरह के राज जो है वो छुपाई हुई हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल पुलिस की टीम ने यहाँ से उन डायरियों को बरामद किया है जिनमें तमाम अतीक से जुड़े तमाम कारोबारी, इसके साथ साथ करीबी और उसके गुर्गों के नंबर और तमाम डिटेल जो है उसमें लिखी है। इसके साथ साथ अतीक का कहाँ कहाँ पर काला साम्राज्य है उसकी जानकारी भी जो है वो उन डायरियों में लिखी हुई है। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सौलत ने कहा कि वो नामजद अभियुक्त नहीं है, उसे पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में नामजद अभियुक्त और अतीक अहमद के वकील शौकत हनीफ के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल पुलिस ने शौकत को रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसी अर्जी को लेकर शौकत हनीफ ने सीजेएम कोर्ट में अपनी ओर से अर्जी दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि उमेश पाल शूटआउट केस में वो नामजद अभियुक्त नहीं है, विवेचना में उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उमेश पाल शूटआउट केस के विवेचक ने उसे पुलिस कस्टडी में लेने के लिए सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। इसके तहत प्रार्थी को नैनी सेंट्रल जेल से तलब किया गया। अर्जी में मांग की गई कि कस्टडी देने के पूर्व आपत्ति पेश करने का अवसर दिया जाए। प्रार्थी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति व तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। तो वहीं शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने कौशाम्बी में छापेमारी की और 9 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दंतेवाड़ा में बुधवार को हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीदों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की और कहा कि सरकार नक्सल गतिविधियों का करारा जवाब देगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार दोपहर को नक्सली हमले में शहीद 10 जवान और एक ड्राइवर को आज पुलिस मैदान में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और उनका ढांढस बंधाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार जवानों के परिवारों के साथ है। नक्सल गतिविधियों का करारा जवाब दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में हुए इस हमले के बाद से सरकार और सख्त हो गई और नक्सलियों को करारा जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। कल दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवान एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी घात जमाए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। माफिया मुख्तार अंसारी की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट आज हत्या और गैंगस्टर मामले में फैसला सुना सकती है। हत्या और गैंगस्टर मामले में 19 अप्रैल को ही कोर्ट को सजा सुनाना था, लेकिन लिखित बहस के लिए अवसर देते हुए कोर्ट ने सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया था। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी पर एक अहम मामले में फैसला आना है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर और हत्या के प्रयास का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मुख्तार अंसारी पर 2009 में हत्या का प्रयास और 2010 में कपिल देव सिंह हत्या मामले को लेकर गैंगस्टर एक्ट लगा है। इसी को लेकर आज सुनवाई होगी। दरअसल इस पर फैसला पिछले 19 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव के द्वारा मामले में लिखित बहस के लिए अफसर की मांग की थी, जिसको देखते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने 27 अप्रैल की तारीख दे दी। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी नामजद अभियुक्त नहीं थे, लेकिन विवेचना के दौरान 120 बी के तहत उनका नाम जोड़ा गया था।
इस मामले में मुख्य अभियुक्त सोनू यादव था, जो कोर्ट से बरी हो चुका है और आज इसी मामले को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी को आयकर विभाग ने 127 करोड़ की संपत्ति के मामले में अब नोटिस भेजा है और जल्दी आयकर विभाग की एक टीम जेल में बंद मुख्तार अंसारी से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। यूपी में अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार सुर्खियों में है। अब माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि पिता और बेटे से आयकर विभाग की टीम जेल में पूछताछ कर सकती है। 127 करोड़ की संपत्ति के मामले में पूछताछ हो सकती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा पर 75,000 का इनाम घोषित किया था। मुख्तार अंसारी 2021 से बांदा जेल में बंद है। मुख्तार पर यूपी के अलावा पंजाब में भी केस दर्ज है। 1987 में ठेके को लेकर मुख्तार पर पहली बार हत्या का आरोप लगा था। अपराध की दुनिया में मुख्तार की ये पहली बड़ी एंट्री थी। मुख्तार अंसारी पर अभी कुल 61 केस दर्ज हैं। वहीं विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में भी मुख्तार और अफजाल अंसारी की 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस केस में भी दोनों भाइयों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 500 से अधिक कश्मीरी पंडितों को उनके फ्लैट की चाबी सौंपी है। कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से घाटी में आशियाना बस रहा है। कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडितों को 576 फ्लैट सौंपे गए। घाटी में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम किया जा रहा है, जिसके तहत कश्मीर के 10 जिलों में 1208 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर फ्लैट्स का काम पूरा हो गया है और जल्द ही उन फ्लैट्स को कश्मीरी पंडितों को सौंप दिया जाएगा। 576 फ्लैट आज कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉइज को देने में हम सब सफल रहे हैं। सरकार की इस पहल को लेकर कश्मीरी पंडित बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से उनका जीवन आसान होगा। हर कोई वापस आए, यहाँ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हर कोई वापस आना चाहता है। इसकी मदद से घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास में सरकार को मदद मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रेनोवेशन को लेकर कई सवाल उठाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन को लेकर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक कहावत है कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राजरोग आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में ये राजरोग इतनी जल्दी इतना संक्रामक हो जाएगा, ये दिल्ली की जनता की समझ से बाहर था। कि राजयोग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राजरोग आता है, परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राजरोग कितनी जल्दी कितना संक्रामक हो जाएगा, ये शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का मुखौटा बेनकाब हो गया है। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को वो नियम बताना चाहिए जिसके तहत विदेशी मार्बल लगाने का अधिकार है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के शिवपुर और हिडसा में हिंसा की अब एनआईए जांच होगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने एनआईए की जांच का आदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिवपुर और रिश्रा इलाके में हुई रामनवमी हिंसा की एनआईए जांच के आदेश दे दिए। साथ ही हाईकोर्ट ने दंगे से जुड़े सभी सीसीटीवी और एफआईआर 2 हफ्ते के भीतर एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के शिवपुर में 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था, जगह जगह पत्थरबाजी और आगजनी की थी।
शिवपुर इलाके में सड़क पर खड़े कई वाहनों में आग लगा दी गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस हिंसा में पुलिस वालों के साथ कई लोग भी घायल हुए थे। वहीं हिंसा को लेकर खूब सियासत हुई थी। दिल्ली के पड़पड़गंज में सड़क के बीच मौजूद मजार के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। करीब 35 से 40 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद मजार को चारों तरफ से कवर किया गया है। दिल्ली में प्रशासन पर मजार तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में सड़क के बीचों बीच बनी मजार के अवैध हिस्से को बुलडोजर से गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे के करीब 35 से 40 साल पुरानी बनी मजार पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस दौरान बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि मजार के आसपास का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। मजार के अवैध निर्माण को हटाने का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इस मजार को चारों तरफ से एक लोहे की ग्रिल से कवर कर दिया गया है और मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त किया है। ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। अमृतसर में दिखे इस ड्रोन से करीब 2 किलो हेरोइन मिली है। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक ड्रोन को पकड़ा है, जो कि सीमा पार से नशे की खेप लेकर आया था। बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने जब पाकिस्तानी ड्रोन को देखा तो उस पर फायरिंग की और ड्रोन को गिरा दिया। बीएसएफ ने इस कार्रवाई से ड्रोन के जरिए ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम किया। बताया गया कि अमृतसर के पास एक गांव में जब्त किए गए ड्रोन से करीब 2 किलो हेरोइन बरामद हुई है। साथ ही ड्रोन से अफीम के 2 पैकेट भी बरामद हुए हैं। बीएसएफ अधिकारियों की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार रात के समय बटालियन 22 के जवान गश्त पर थे। जवानों ने ड्रोन की आवाज की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ मिनटों में ही जवानों को ड्रोन को गिराने में सफलता मिली। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन रात के समय में नशा तस्करी में प्रयोग किया जा रहा था। जी न्यूज़।